हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे पढ़ने का मन भी नहीं होता है और चीज़ें हमें आसानी से समझ में नहीं आती, उन सभी चीज़ों को हम आसान बनाते हुए पढ़ते हैं। और हमारी इकोनॉमिक्स की 3 वीडियो हो गई, छोटी छोटी वीडियो 15-20 मिनट की ऐसे हुई हैं। आज हमारी ये चौथी वीडियो। आज भी ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो लाके ही हम आपका लगभग इकोनॉमिक्स कवर करा देंगे, ठीक है। और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस उन्हीं टॉपिक को हम लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करिए, क्योंकि रिस्पांस आपका वीडियो पे मिल नहीं रहा है। पहली वीडियो पे मिला था, उसके बाद आप लोग की डिमांड पे जब बनाया जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कहनी है कि अगर आपने अभी हिंदी साहित्य नहीं तैयार किया है, उसके लिए कन्फ्यूजन है, तो भटकिए मत, सीधे आप चैनल पर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हिंदी साहित्य पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक भी क्वेश्चन उस साहित्य की प्लेलिस्ट से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्लीट साहित्य मैंने करा दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। पत्र लेखन भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इधर उधर मत भटकिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो जाके सीधे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। तो कल हमने पढ़ लिया था, टैक्स को पढ़ लिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ें हो गई थी। आज हम देख रहे हैं जीएसटी, ठीक है। जीएसटी से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कहते हैं इसे। और जीएसटी की अगर भारत में नींव की बात करें तो वाजपेयी जी की सरकार जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में नींव पड़ी थी जीएसटी की। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, आया तो बहुत बाद में था, लेकिन जो जीएसटी की नींव पड़ी थी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पड़ी थी, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये हो सकता है आपका पूछ लिया जाए। इस समय प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय में ऐसा हुआ था। अगर ये बात करें जीएसटी कौन सा टैक्स है, तो क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जो हमने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कौन सा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको आप लिख देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करें कि जीएसटी को लोकसभा से कब मान्यता मिली। तो जीएसटी को जो है लोकसभा से मान्यता मिली 6 मई 2015 को, ठीक है। जीएसटी को लोकसभा से मान्यता कब मिली? 6 मई 2015 को। और अगर हम राज्यसभा से मान्यता की बात करें तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से मान्यता मिली। और बात करें कि राष्ट्रपति का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ, ये प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ? 8 सितंबर 2016 को। तो ये 3 डेट भी आपको याद रखनी, लेकिन मेन डेट जो है आपकी वो 1 जुलाई 2017 है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर। हो सकता है कि आपका वहाँ से बन जाए, बस जानने के लिए चीज़ें बता दी गई हैं। तो हमने क्या बात की यहाँ पर, लोकसभा के द्वारा जीएसटी को मान्यता कब दी गई? 6 मई 2015 को। राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति के द्वारा कब अनुमोदन प्राप्त हुआ? 8 सितंबर 2016 को। तो डेट याद रखेंगे। और लागू कब हुई जीएसटी? लागू हुई जीएसटी आपकी 1 जुलाई 2017 को। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करें कि जीएसटी कितने तरीके से वसूली जाती है। 3 तरीके से होती है। एक केंद्र का होता है, एक राज्य का होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है। तो जैसे कि हमने 3 टाइप लिख दिए हैं। सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार का है, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी है। और एसजीएसटी यानी राज्य सरकार की है, स्टेट जीएसटी है। और ईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही जानना है आपको। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो जीएसटी से बाहर है, जीएसटी में शिक्षा और स्वास्थ्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपके लिए, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए एक बार और देख लीजिए कि अगर कोई भी अपराधी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई अपराधी है जो टैक्स का भुगतान नहीं कर पाता है या कम भुगतान कम भुगतान होता है उसका, तो उसे 10% का जुर्माना देना होगा। 10% का जुर्माना देना होगा। जो अपना टैक्स समय पे नहीं दे पाता है या नहीं दे पाता है, जो भी चीज़ें हैं, ये अपराधी है, क्या है, कोई भी अपराधी है जो टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहा है या कम भुगतान कर रहा है, तो उसे देय राशि का 10% जुर्माना देना होगा। तो इन चीज़ों में जीएसटी को हमने जान लिया। बस एक बार हम और देख लेते हैं जीएसटी को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो और क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष कर है। वाजपेयी जी की सरकार में न्यू इसकी पड़ी थी और लोकसभा द्वारा मान्यता मिली 6 मई 2015 को। राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को। लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। अगर कोई भी अपराधी व्यक्ति है जो समय पे नहीं दे पाता है जीएसटी या कम देता है, तो उसे 10% जुर्माना देना पड़ता है। वसूली कितने तरीके से? 3 तरीके से करते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ईजीएसटी। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है जीएसटी से बाहर है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं बैंकिंग के, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। तो भारत जो है, ठीक है, भारत में हम बात करें बैंकों के विकास के बारे में बात करें, तो भारत का जो पहला व्यापारिक बैंक था, ध्यान से सुनिएगा, भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में बना था। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था, कब ये खुला था? 1786 में, ठीक है। और देखिए, हमारी स्वतंत्रता से पूर्व 3 बैंकों की स्थापना हुई। कौन से थे?
बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ध्यान से सुनिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इसका डेट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में। ये बैंक आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को। और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम क्या रख दिया गया, SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ये चीज़ें यहाँ से आपकी बनेंगी। तो पहले ध्यान से एक बार हम और देख लेते हैं। पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था आपका, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1786 में आपका बना था, खुला था। फिर बैंक स्वतंत्रता से पहले की हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, और इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI। तो अगर पूछा जाए कि SBI का पहले नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर देखते हैं हम कि भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला भारतीय बैंक कौन सा था। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला भारतीय बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। ये 1881 में खोला गया था। ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ों को याद रखेंगे। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। इतनी चीज़ें हमने देख ली। फिर बात करेंगे कि PNB की स्थापना कब हुई, 1894 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। फिर ये दो डेट आपको याद होंगी, 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980। 19 जुलाई 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमने जब पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1500 कब हुआ था, इसमें 14 बैंकों का हुआ था, और छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आगे आते हैं। पहला क्या है हमारा, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक में पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक बैंक की। ठीक है, सार्वजनिक बैंक की हम बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं, अभी तक भारत में जो है 12 सार्वजनिक बैंक हैं। इसको हम याद रखेंगे, ये आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक भारत में कितने हैं, 12 सार्वजनिक बैंक हैं। अगर बात करें सार्वजनिक बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की धारिता कितनी होती है, तो 51% होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि सरकार की धारिता कितनी होती है, 51% होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सार्वजनिक बैंक का सबसे बड़ा बैंक है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर पूछा जाए कि सार्वजनिक बैंक का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो पंजाब नेशनल बैंक आता है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। फिर सुनिएगा कि भारत में जो है सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं, तो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा शाखाएं भारत में इसी की हैं। अगर हम बात करें कि और SBI के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए आप। SBI विदेश में सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं, SBI की हैं। विदेश में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। चीन में जो है शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है, SBI है। और जीवन बीमा में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है, SBI है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे अधिक शाखाएं हैं इसकी। चीन में पहली बार कौन सा बैंक खोला गया, SBI वाला, और जीवन बीमा में प्रवेश करने वाला पहला बैंक SBI है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। भारत में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। और देश में पहला मोबाइल बैंक की हम बात करें, देश में पहला मोबाइल बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई, मध्य प्रदेश में हुई। ये डेटा करंट का ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश में पहला मोबाइल बैंक कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर बनाया गया है, तो कोच्चि में, ये केरल में। ठीक है, कोच्चि केरल में। तो ये चीज़ें करंट की भी हैं आपकी, तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। हमने क्या देखा कि जो सार्वजनिक बैंक है उसमें सरकार की धारिता कितनी होती है, 51% होती है। सार्वजनिक बैंक 12 हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे नंबर पे आता है PNB। और हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। और भारत में पहला जो है मोबाइल बैंक कहाँ शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में। और पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर है, कोच्चि केरल में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आते हैं अब RBI पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI पे आते हैं।
तो आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, लेकिन ये केंद्रीय बैंक कहा किसने था? यंग हिल्टन आयोग ने। तो ये नाम भी हम याद रखेंगे। जो यंग हिल्टन आयोग था, इसी ने जो है आपका आरबीआई को यानी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक की संज्ञा दी थी। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। इस नाम की सिफारिश हिल्टन आयोग ने ही की थी, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो रिजर्व बैंक का नाम केंद्रीय बैंक रखने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो यंग हिल्टन आयोग ने की थी। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें। अब ध्यान से सुनिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 की डेट पूछी जाती है। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये 3 चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट कौन सा था? 1934 था, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। फिर बात करेंगे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, ये ब्रिटिश के थे, ये अंग्रेज थे। अगर बात किया जाए पहले भारतीय कौन थे गवर्नर? तो सीडी देशमुख थे। तो ये चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। अगर बात किया जाए, अगर ये पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो हम बता देंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर पूछा जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर, तो हम बता देंगे सीडी देशमुख। ठीक है, फिर हम बात करें कि कहा जाता है कि रिजर्व बैंक में हर समय विदेशी मुद्रा के 85 करोड़ होने चाहिए, और गोल्ड सोना कितना होना चाहिए? 115 करोड़ हर समय होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए आरबीआई का। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। विदेशी मुद्रा का 85 करोड़ और गोल्ड कितना होना चाहिए? 115 करोड़ का गोल्ड हमेशा क्या है? रिजर्व बैंक में होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें आरबीआई का और कार्य क्या है? आरबीआई का कार्य है आरआर यानी कि रेपो दर, और आरआरआर यानी कि रिवर्स रेपो दर में कमी और वृद्धि करने का कार्य किसका है? आरबीआई का है। रिवर्स रेपो दर, ठीक है, और रेपो दर में कमी और वृद्धि करने का कार्य किसका है? आरबीआई का। और बात करें कि कोई भी बैंक है बिना आरबीआई की अनुमति के अपनी शाखा नहीं खोल सकता है। कोई भी बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के अपनी शाखा नहीं खोल सकता है। फिर हम देखते हैं 1 रुपये का नोट और सिक्का के बारे में बात करेंगे। तो 1 रुपये का जो नोट और सिक्का है, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, और उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बना है, याद रखिएगा। 1 रुपये का जो नोट या सिक्का होता है, तो इस पर क्या होता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सभी जितने नोट और सिक्के हैं उस पर वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और आरबीआई जारी करता है हम सभी को। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। फिर बात करेंगे हम, यहाँ पर एक हमारी दर आती है, बैंक दर क्या होती है हम ये देखेंगे, और रेपो दर क्या होती है, रिवर्स रेपो दर क्या होती है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया, जगह नहीं थी वहाँ पर, तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि बैंक दर की। ठीक है, बैंक दर की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को ऋण देता है, एक निश्चित बैंक दर पे देता है। तो ये सारे डेटा आपको करंट के याद रखने हैं, बीआर, आरआर और ट्रिपल आर और सीआरआर। तो इन सभी के डेटा आप एक बार देख लीजिएगा, और इन सभी के करंट के डेटा आपको पूछे जाते हैं। शायद बैंक दर इस समय है आपकी 6.75। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, 6.75% है ये वर्तमान में। और बात करेंगे आरआर यानी कि रेपो दर कितनी है आपकी, तो रेपो दर है आपकी 6.50। ठीक है, 6.50 है, यहाँ पर लिख देते हैं 6.50 है रेपो दर, 50, और आरआर क्या है 3.35%। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हमने लिख दिया, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। वैसे ये सही है डेटा, बाकी आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? बैंक दर देखा। तो आरबीआई क्या होता है? अन्य बैंकों को ऋण देता है, किसी निश्चित दर पे देता है। वो दर इस समय कौन सी है? प्रेजेंट टाइम में 6.75% है। तो बैंक दर इस समय कितनी है? 6.75 है। और बैंक दर का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जिस भी दर पर अन्य बैंकों को ऋण देता है वही बैंक दर कहलाती है। फिर रेपो दर यानी कि रिवर्स क्या होता है? रेपो दर यानी कि आरआर का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? ठीक है, तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो आरबीआई जो है, ठीक है, रेपो दर पे जो रेपो रेट जो है, आरबीआई जो है इस पे क्या होता है? अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है अन्य बैंकों को जो है कि, और तरलता अतिरिक्त मात्रा में जारी करता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। फिर हम देखेंगे रिवर्स रेपो दर। तो ये क्या होता है? बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता वापस लेता है। तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है कि जो आरबीआई है, ठीक है, बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है, ये लेता है और इसमें देता है, लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता वापस लेता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये तीनों दर आप याद रखिएगा, ये तीनों दर ये पूछी जाती हैं, ये प्रेजेंट टाइम की हैं। फिर हम बात करेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ठीक, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब क्या होता है? सीआरआर का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है व्यापारिक बैंक होते हैं, ये जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, व्यापारिक बैंकों को क्या होता है? आरबीआई में व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो है आरबीआई के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है।
तो नगद आरक्षित अनुपात का क्या मतलब है कि जो व्यापारिक बैंक है वो जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास कोष के रूप में रखता है। तो यही क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात होता है। फिर बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हम बात करेंगे जो है व्यापारिक बैंकों को यहाँ पर अपनी कुल संपत्ति का, देखिए वहाँ पर क्या था, अपनी जमा राशि का, और यहाँ पर है कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में अपने पास रखना होता है। यहाँ पर अपने पास रखना होता है और यहाँ पर आरबीआई के पास रखना होता है। तो ये दोनों अंतर है, इन चीज़ों को जानेंगे। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। बैंक दर, चीज़ों को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम बोल रहे हैं आपको। बैंक दर क्या होती है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। इस समय कितनी है, 6.75% है। रेपो दर की बात करें, रेपो दर क्या होती है आपकी, इस दर पर रिजर्व बैंक है बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। फिर बात करते हैं रिवर्स रेपो दर की। इसमें क्या होता है, बैंकों से जो है रिजर्व बैंक क्या है, बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता वापस लेता है। फिर हम बात करेंगे नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR की। इसमें क्या होता है, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है। और फिर बात करेंगे वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR की। तो इसमें व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत जो है तरल रूप में अपने पास रखना होता है। तो CRR में क्या है, रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, और SLR में क्या है, अपने पास रखना होता है। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए सोचते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा डेटा दे दें, लेकिन इस पर जगह नहीं बच पाती है। तो हो सकता है 2-3 वीडियो और आ जाएगी, बस खत्म हो जाएगा चीज़ें आपकी। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पिछली वीडियो आप देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता कि फिर इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। जितने भी वीडियो हैं आप देख लेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख लेंगे इधर उधर से, प्रैक्टिस सेट में जब करेंगे तो चीज़ों को देख लेंगे। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।